हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पठन पाठन की क्रिया में व्यस्त होंगे। साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, पूनम होम साइंस क्लासेस पे, जहां हम कर रहे हैं यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज़। और इस सीरीज़ के तहत आज हमारी अगली क्लास है जिसमें हम जीके जीएस के कुछ प्रीवियस ईयर 40 क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। तो चलिए समय को ना गवाते हुए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, कानूनी सूक्ति नेसेसिटस पब्लिका एस्ट मेजर्स क्याम प्राइवेटा का अर्थ। इसमें एक कानूनी सूक्ति दे रखी है, कहावत दे रखी है, जिसका आपको अर्थ बताना है। अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए है, निजी आवश्यकता सार्वजनिक आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी है, निजी आवश्यकता विचार किए जाने के लिए अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन सी है, सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है। और ऑप्शन नंबर डी है, सार्वजनिक और निजी आवश्यकता दोनों को समान माना जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है, जो इस सूक्ति का सही अर्थ है, वो है ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है। इस सूक्ति को थोड़ा सा ज़रा ध्यान से देखिएगा। नेसेसिटस पब्लिका एस्ट मेजर क्याम प्राइवेटा। हालांकि इसकी भाषा ज़्यादा समझ में आएगी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हम समझ सकते हैं। जैसे नेसेसिटस मतलब नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब महत्वपूर्ण। पब्लिका, पब्लिक मतलब सार्वजनिक, क्योंकि पब्लिक को लोग यानी जो भी चीज़ें पब्लिक के लिए होती हैं वो सार्वजनिक होती हैं, सभी के लिए होती हैं। तो नेसेसिटस मतलब ज़रूरी, नेसेसरी चीज़ें। और पब्लिका मतलब सार्वजनिक, यानी सार्वजनिक ज़रूरतें। एस्ट मेज़र, मेज़र का मतलब महत्वपूर्ण हो गई। और प्राइवेटा मतलब प्राइवेट लोगों से। तो इसको आप अगर चाहें तो वर्ड बाय वर्ड समझ सकते हैं कि सार्वजनिक आवश्यकता नेसेसरी चीज़ें जो सार्वजनिक होती हैं, जो सबके लिए होती हैं, वो ज़रूरी होती हैं, यानी महत्वपूर्ण होती हैं किसी प्राइवेट चीज़ के बजाय। तो इसका आंसर जो है, राइट आंसर, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। ये दिख रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दहेज हत्या का अपराध बनाने के लिए महिला की मृत्यु के भीतर किसी भी जलन या शारीरिक चोट या सामान्य परिस्थितियों के बजाय अन्य किसी कारण से होनी चाहिए। मतलब किसी की भी महिला की मृत्यु जो है वो सामान्य परिस्थितियों में नहीं, असामान्य परिस्थितियों में होनी चाहिए, तब हम जाके दहेज हत्या का केस लगा सकते हैं। तो लेकिन इसका टाइम भी होता है, और वही टाइम आपका पूछा है कि जो दहेज हत्या का केस हम किसी पे करेंगे तो वो कितने समय के अंदर होना चाहिए। तो इसके ऑप्शंस हैं, विवाह के 2 वर्ष के अंदर, विवाह के 7 वर्ष के अंदर, विवाह के 1 वर्ष के अंदर, या फिर विवाह के 5 वर्ष के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विवाह के 7 वर्ष के अंदर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें 2 कथन दे रखे हैं, जिसमें एक कथन है, दूसरा उसका कारण है। तो आपको बताना है कि कथन और कारण दोनों सही हैं, या केवल कथन सही है, या केवल कारण सही है, या एक भी सही नहीं है।
तो कथन है इसका, सभी मानव अधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य और अन्योन्याश्रित और परस्पर संबंधित हैं। इसका जो तर्क है वो 1993 में मानव अधिकारों का विश्व सम्मेलन ने इसी पर जोर दिया था। इसके ऑप्शंस हैं ए और आर दोनों सही हैं, यानी तर्क और कथन दोनों सही हैं। ए गलत है और आर सही है, यानी कथन सही है और आर इसका तर्क गलत है, या फिर तर्क सही है या कथन गलत है, क्या है वो ही आपको पता करना है। तो एक बार फिर से कथन को पढ़ते हैं सही से। सभी मानव अधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य और अन्योन्याश्रित और परस्पर संबंधित है, यानी जितने भी आपके मानव अधिकार दे रखे हैं वो सब एक दूसरे से संबंधित हैं और किसी दूसरे पे आश्रित नहीं होते हैं। अविभाज्य यानी बंटवारे के लायक भी नहीं है, विभाज्य भी नहीं है, यानी एक दूसरे से हम अलग नहीं कर सकते हैं। और इसका तर्क है कि 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने इसी शब्द पर जोर दिया था। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहता है ए सही है और आर गलत है। ए का मतलब इनका कहना है कि सभी मानव अधिकार सार्वभौमिक हैं, यानी सभी के लिए उपलब्ध हैं, जितने भी हैं सभी मानवों के लिए हैं, जो कि एकदम बिल्कुल सही बात है। और दूसरा दे रखा है कि 1993 में मानव अधिकारों पर जो विश्व सम्मेलन हुआ था उस विश्व सम्मेलन में इसी बात पर जोर दिया गया था कि सभी मानव अधिकार सार्वभौमिक है, जबकि ऐसा नहीं है। उस सम्मेलन में बहुत सारी बातें हुई थी, उसमें ये भी तय हुआ था कि ये जो मानव अधिकार हैं ये सभी राज्य अपने अपने, ये सभी राज्य और सभी देश अपने अपने सभी मानवों को देंगे एक साथ। मतलब और भी कई बातें हुई थी, इस चीज़ पे जोर नहीं दिया गया था कि ये सार्वभौमिक है। वहाँ पे सिर्फ हर कंट्री से ये बात कही गई थी कि आप अपने सभी नागरिकों को, अपने देश के सभी नागरिकों को मानव अधिकार देंगे, ना कि इस बात पे जोर दिया गया था कि मानव अधिकार अलग अलग हैं या नहीं हैं। इस चीज़ को तय नहीं हुआ था, सिर्फ ये तय हुआ था कि आप अपने देशों में मानव अधिकार को लागू करेंगे। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है। मतलब कथन तो सही है लेकिन उसका जो तर्क दे रहे हैं वो तर्क गलत है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में एक केस की बात की गई है। नीचे 4 केस दिए गए हैं, सबसे पहले केस ही पढ़ लेते हैं। पहला केस दे रखा है सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। दूसरा केस है मेनका गांधी बनाम भारत संघ। तीसरा केस है नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज़ बनाम भारत संघ। और चौथा केस है समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। तो ये पूछना चाह रहा है कि इन चारों केस में किस केस में, इन चारों में से कौन से केस में ये बात बोली गई थी कि एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया है। तो केस बताना है आपको और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में ये बात तय की गई थी कि समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना कितने तक बढ़ सकता है। मतलब केंद्रीय सूचना आयोग जो जुर्माना लगाता है वो कितना हो सकता है। तो ऑप्शन ए है
₹250, ₹20,000, ₹25,000, ₹30,000। यानी जो मैक्सिमम जुर्माना लग सकता है केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा वो कितना लग सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ₹25,000 तक का जुर्माना सूचना आयोग लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से वाणिज्यिक वाहन अनुज्ञा पत्र यानी लाइसेंस की बात कर रहे हैं ये, के लिए आवेदन करने के लिए कौन सा अनिवार्य है। मतलब अगर हम लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन देते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्शन ए है वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र, मतलब वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र होना चाहिए, या वाहन का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या उसका बीमा होना चाहिए, इंश्योरेंस, या फिर चिकित्सा प्रमाण पत्र होना चाहिए। कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इससे पहले कि हम लाइसेंस को अप्लाई करें। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है, चिकित्सा प्रमाण पत्र, जो आयोग ने माना है वो राइट आंसर इसका चिकित्सक प्रमाण पत्र होना चाहिए। और ये बात मोटरयान अधिनियम की धारा 8 के अनुसार वाणिज्यिक वाहन अनुज्ञा पत्र लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु चिकित्सा प्रमाण पत्र यानी मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूरी है। वाणिज्यिक वाहन का मतलब है जिसे हम बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के प्रावधानों को डैश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीश की पीठ ने बरकरार रखा था। यानी यहाँ भी एक केस की बात चल रही है, वो केस पूछा जा रहा है जिसमें 1980 के प्रावधानों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीश की पीठ ने बरकरार रखा था। कौन सा केस है। ऑप्शन नंबर ए है ए के राय बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी है खड़क सिंह बनाम यूपी राज्य, ऑप्शन सी है अहमद नूर मोहम्मद बनाम गुजरात राज्य, ऑप्शन नंबर डी है सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। तो इसमें एक केस था ए के राय बनाम भारत संघ का, जो 1981 में आया था, जिसके मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के प्रावधानों को सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीश की पीठ ने बरकरार रखा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको पता लग ही गया होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। यानी ए के राय बनाम भारत संघ के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी रासुका के प्रावधानों को सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीश की पीठों ने बरकरार रखा था, यानी बनाए रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। यानी जो जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम जो है उसकी ईयर पूछी गई है, कौन सी ईयर में इसे पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 1948, बी है 1950, सी है 1960 और डी है 1975। तो अगर आप लोगों ने मूल विधि को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से इसकी ईयर याद होगी। तो ये जो जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम है निम्नलिखित में से 1950 यानी ऑप्शन नंबर बी। उन्नीस सौ 1950 में पारित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम
कौन से वर्ष में लागू किया गया था? इसमें बीमा अधिनियम की ईयर पूछी है, 1991 है, 1974 है, 1986 है या 1981 में पारित किया गया था। तो आपका ये जो अधिनियम है ये 1991 में पारित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? यानी उद्देश्य प्रस्ताव जो था आपका वो किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था, एम.एन. रॉय ने रखा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रखा था या महात्मा गांधी ने रखा था? तो आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरे परिसंकट यानी दंड से सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 27। तो कौन सा आर्टिकल है जो आपको दोहरे दंड से बचाता है? आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि हमारा अनुच्छेद 20 जो है, अनुच्छेद 20 यानी ऑप्शन नंबर बी, ये अनुच्छेद हमें दोहरे दंड से सुरक्षा प्रदान करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, निजी रक्षा का अधिकार की प्राकृतिक प्रवृत्ति पर आधारित है। मतलब निजी रक्षा का जो अधिकार है आपका वो कौन सी प्रकृति पर, किस चीज़ की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है? मतलब आत्म नियंत्रण की या आत्म संचालन के या फिर आत्मसम्मान के या आत्म परिरक्षण के? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आत्म परिरक्षण के। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है? तो जैसा कि आप सब जानते होंगे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, ये जो हमारे मूल कर्तव्य होते हैं उसमें है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है मौलिक कर्तव्यों में से। और इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 39 या फिर अनुच्छेद 48A या फिर अनुच्छेद 44। तो कौन सा अनुच्छेद है जो हमें पर्यावरण के संरक्षण करने के लिए बोलता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, अगर आप लोगों ने मौलिक कर्तव्य पढ़ रखे हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि अनुच्छेद 48A हमें पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए बोलता है। तो अनुच्छेद 48A सब क्लॉज ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, भारत के प्रधानमंत्री को के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यानी भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो आर्टिकल 75 के हिसाब से होती है। और आर्टिकल 75 कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो राइट आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? यानी हमारे जो कानून है हमारे यहाँ का, जो लॉज हैं, इनका सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होता है या फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं या भारत के महान्यायाधिकर्ता होते हैं? तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है भारत के महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन नंबर ए है भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या भारत के उपराष्ट्रपति को। तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि इस चीज़ का अधिकार सिर्फ भारत के राष्ट्रपति जी को है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग के संविधान प्रावधान शामिल है? यानी संघ लोक सेवा आयोग कौन से भाग में है? भाग 1 में, भाग 14 में, भाग 18 में या फिर भाग 7 में? कौन से भाग में संघ लोक सेवा आयोग है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाग 14। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको नियुक्त कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए है भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो जितनी भी तो जितनी भी नियुक्ति होती हैं ये सब भारत के राष्ट्रपति जी करते हैं मोस्टली। और इसी तरह से जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनकी भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति जी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो राइट आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में संक्रामक या संसर्गज रोगों का विषय डैश का एक भाग है। मतलब ये जो संक्रामक रोग जो है वो कौन सी सूची के विषय हैं? डायरेक्टली आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो ऑप्शन ए राज्य सूची में आते हैं, ऑप्शन बी संघ सूची में आते हैं या फिर अपशिष्ट शक्तियों में आते हैं या संवर्ती सूची में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ये जो संक्रामक रोगों वाला विषय है ये हमारी संवर्ती सूची में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्ति करने की सुविधा प्रदान करता है? यानी ये जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हम एक ही राज्यपाल को नियुक्त कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमारा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था? से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल को चुनने का जो व्यवस्था है ये हमने कौन से संविधान संशोधन से की थी? इसके लिए ऑप्शन नंबर ए है 8वें संविधान संशोधन से या 10वें संविधान संशोधन से या 7वें संविधान संशोधन से या पहले संविधान संशोधन से।
तो आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे पहला संविधान संशोधन तो हमारा भूमि सुधार से जुड़ा हुआ था, और ये जो एक से ज़्यादा राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल को चुनने की जो व्यवस्था है, ये हमने 7वें संविधान संशोधन से की थी। इसका तात्पर्य है कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को भारत की संसद द्वारा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? यानी 73वां संविधान संशोधन, जो कि आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि ये हमारे ग्राम पंचायतों से रिलेटेड है। इस संविधान संशोधन की मदद से हमने ग्राम पंचायतों का गठन किया था, और ये वाला जो संविधान संशोधन है ये हमारे किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये हमारा जो संविधान संशोधन है ये हमने 1992 में पारित किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया था? तो ऑप्शन ए है 2014 में, 2010 में, 2005 में या 2011 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2011, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, किस विटामिन की कमी के कारण इंसानों में रक्तल्पता रोग यानी एनीमिया होता है? कौन से विटामिन की कमी से एनीमिया होता है? तो ऑप्शन ए है विटामिन B2, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन B12, ऑप्शन सी है विटामिन ए, और ऑप्शन डी है विटामिन 6। तो इसका जो राइट आंसर है आप सभी जानते हैं कि विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामिन की कमी से हमें एनीमिया का रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशेष गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? यानी कोई भी सेल जो होती है उसके अंदर जो सर्कुलर शेप में जो चीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको रंध्र बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं, या कोशिका झिल्ली बोलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नाभिक, यानी उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। राइजोबियम और कुछ नील हरित शैवाल जैसे सूक्ष्म जीव किसके स्थिरीकरण में मदद करते हैं? तो इसके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि राइजोबियम और कुछ नील हरित शैवाल जो होते हैं वो हमारे नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, शाही फरमान के मुद्दे पर कौन से मुगल सम्राट का संबंध थॉमस रो से था? तो ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी बहादुर शाह, ऑप्शन सी हुमायूं या फिर जहांगीर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी थॉमस रो का संबंध जहांगीर से था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27।
और क्वेश्चन नंबर 27 कहता है निम्नलिखित में से भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन थे। यानी जो भूमिदान वाला आंदोलन जो चला था, इसमें सबसे आगे कौन थे। महात्मा गांधी जी थे, अरविंदो घोष थे, स्वामी विवेकानंद थे या विनोबा भावे थे। और ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक एग्ज़ाम में नहीं, न जाने कितने ही एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन आ चुका है। और इसका सीधा सा सिंपल सा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विनोबा भावे भूदान आंदोलन में सबसे अग्रणी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28, आयकर एक है। यानी आयकर इनकम टैक्स जो है वो आपका किस तरह का टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, सर्विस टैक्स है। इसके ऑप्शंस हैं वृत्ति कर, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन सी सेवा कर या ऑप्शन डी अप्रत्यक्ष कर। तो ये जो है आपका एक डायरेक्ट टैक्स है, यानी प्रत्यक्ष कर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 29 है भारत में निर्यात आयात बैंक यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक की स्थापना कब की गई थी। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक को शॉर्ट में एग्जिम बैंक बोलते हैं। जहाँ पे IM का मतलब होता है इंपोर्ट और EX का मतलब होता है एक्सपोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर है, ये इसकी स्थापना पूछ रहा है कौन सी ईयर में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1981 में, 1982 में, 1984 में या फिर 1983 में। काफ़ी क्लोज ऑप्शंस हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है 1982, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो राइट आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 30 कहता है 2020-21 के बजट के अनुसार सरकार ने कृत्रिम गर्भाधान की व्याप्ति को वर्तमान 30% से बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा है। यानी 30% से बढ़ाकर 90%, 100%, 70% या 50% कितना करने का बजट रखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 70%। यानी 30% से बढ़ा के 70% करने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 31 कहता है संयुक्त राष्ट्र के संधारणीय विकास लक्ष्य ने किस वर्ष तक सभी प्रकार की गरीबी को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है। तो इसके ऑप्शंस हैं 2030, 2028, 2025 या 2032। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2030 तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। भारत के जनसंख्या इतिहास में किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है। यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि इनमें से कौन सी ईयर में हुई है। यानी 1921 से 1951 तक हुई है, 1901 से 21 तक हुई है, या 1981 से 2011 तक हुई है, या 1951 से 81 तक। कौन से टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई थी, ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1951 से 1981 के तहत सबसे ज़्यादा
जनसंख्या वृद्धि हुई थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। और क्वेश्चन नंबर 33 कहता है प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? जल जीवाशाला, झील है, घास स्थल है, महासागर है। प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी जो प्रकृति ने बनाया हो, ऐसा कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, घास स्थल। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। और क्वेश्चन नंबर 34 कहता है ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ कहाँ हुआ था? इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ पूछना चाह रहा है। और इसके ऑप्शंस हैं देहरादून में, गंगटोक में, नैनीताल में या शिमला में। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे जब भी वन की यानी फॉरेस्ट की बात आती है तो देहरादून ही मोस्टली क्वेश्चंस का आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, देहरादून, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। और क्वेश्चन नंबर 35 है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय का नाम क्या था? जेपी कृपलानी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या फिर श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित थी जो संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनओ असेंबली के जो पहले भारतीय अध्यक्ष पद पे चुने गए थे। तो वो थी हमारी श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, जो यूएनओ महासभा की पहली अध्यक्ष चुनी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। सॉरी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित में से कौन सा समझौता भारत और अमेरिका को ईंधन भराई और पुनः भरण के लिए एक दूसरे की निर्दिष्ट सैन्य सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए है JSOMIA, ऑप्शन नंबर बी है LEMO, ऑप्शन नंबर डी है CECOSCSA या फिर E2EE। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, LEMO। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? ये क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है। और इसके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 4। तो एक निबल में बिट्स पूछे गए हैं और निबल सबसे छोटी इकाई होती है। मेरा मतलब है बिट्स सबसे छोटी इकाई होती है। तो पूछा जा रहा है एक निबल में कितने बिट्स हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी 4। तो एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। ऑप्शन डी इज़ योर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत ई गवर्नेंस के कार्यान्वयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
पहला कथन है एक व्यक्ति को ई गवर्नेंस पर जोर देने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन 2 है सरकार को ई गवर्नेंस का चयन करने का विवेकाधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी है किसी को भी ई गवर्नेंस पर जोर देने का अधिकार नहीं है। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही हैं, केवल 2, 1 और 3 या केवल 1 या फिर 2 और 3 दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो दूसरा कथन है और जो तीसरा कथन है ये दोनों ही सही है। सरकार को ई गवर्नेंस का चयन करने का विवेकाधिकार प्राप्त है और बाकी पब्लिकली तौर पे किसी को भी इस पे जोर देने का अधिकार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर है। 2 और 3 जो कथन है वो दोनों सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फेसबुक पर शो देखने के लिए निम्न में से कौन से प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है? कैमियो का, फेस ट्यूब का, फेस ऐप का या फेसबुक का? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाता है। फेसबुक का यूज़ करते हैं हम शो देखने के लिए। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40, ये कहता है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र की नीति की घोषणा की? तो ऑप्शन नंबर ए है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। निवेश और विनिर्माण क्षेत्र की जो घोषणा है वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने की थी। और दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपको कुछ प्रॉफिट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या फिर इन वीडियोस को आप रिपीट करके देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, तो ये जो आपका फीडबैक है आशा करूँगा कि कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे क्लास कैसी लग रही है आपको, इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। दोस्तों अगर आप इस क्लास को हल्के में ले रहे हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि ये क्लास जो है सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही डिपेंड कर रही है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने इम्पोर्टेंट होते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू वगैरह देखते होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सेम टू सेम ना भी आए तो भी पैटर्न चेंज नहीं होता है। तो आशा करूँगा कि इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप एक इम्पोर्टेंस देंगे और हर वीडियो को अगर आप 1 से 2 बार भी रिवाइज़ कर लेंगे तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके टिप्स पे हो जाएंगे। और 2-4 क्वेश्चन तो हो सकता है कि डायरेक्टली उठ के आ जाएं। तो इस सीरीज़ को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मान के चलें और जितना हो सके सारे क्वेश्चंस को देख के ही जाएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।